दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यानी सरोज गिरी गोस्वामी आपके समक्ष अपनी लिखी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है एक थी पारो। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक थी पारो। आज सूत काटने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। बिना मन के काम कर रही थी, इसलिए बार बार कभी धागा टूट जाता था तो कभी सुए पर उल्टा धागा लिपट जाता था। तब वह झुंझला कर धागा ठीक से सुए पर लपेटने की कोशिश करती तो चरखे की माल ही उतर जाती थी। और फिर जब कोई काम ठीक से ना हुआ तो उसने चरखा उठाकर एक तरफ रख दिया और बनी हुई पूनियों को उठाकर टोकरी में रख दिया। फिर वह बरामदे से उठकर चारपाई पर कमरे में जाकर लेट गई, लेकिन उसे लेटकर भी चैन ना मिला, क्योंकि बेचैनी उसके शरीर में नहीं थी बल्कि उसके दिमाग में थी। उसके बूढ़े दिमाग में विचारों का अंधड़ सा चल रहा था। वह अभी तक भी हाँ ना के बीच ही झूल रही थी। सुबह से लेटे लेटे उसे दोपहर के 2-2:30 बज गए तो उसको भूख लगी। पहले तो वह भूख बर्दाश्त करती रही, मगर जब उसकी भूख असहनीय हो गई तो वह धीरे से खाट से उठी और आंगन में बने मिट्टी के चूल्हे तक पहुंची। तो देखा पूरे आंगन के साथ चूल्हे पर भी खूब धूप है। ऐसी चिलचिलाती धूप में उसकी आंखें चुंधिया सी गईं। दरअसल इन बूढ़ी आंखों में रोशनी बची भी कितनी थी। ऐसी धूप में चूल्हे पर रोटी कैसे बनेगी, पारो ने सोचा। फिर वह अपने आप पर भी झल्ला गई कि क्यों वह आलस की गठरी बनी पड़ी रही। जो समय से उठ जाती तो 2 रोटी सेक कर पेट की आग शांत करती, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब वह किस तरह इस पेट की भट्टी को शांत करके इसमें ईंधन होगा, तभी तो वह बूढ़ा शरीर चलेगा। दिमाग और दिल भले ही खाने को कुछ ना मांगे, मगर यह पेट, यह तो ऐसा गड्ढा है कि कमबख्त भरता ही नहीं। पूरा दिन इसे भले ही कई बार भर लो, मगर सुबह उठो तो फिर खाली का खाली रहता है और फिर इसे भरने की जुगत में लग जाओ। पारो सोचने लगी कि काश यह पेट भगवान ना देता तो कितना अच्छा होता। न कहीं किसी की मेहनत मजदूरी करनी पड़ती, ना किसी की चाकरी, कुछ करना ही ना पड़ता और हम सब भी इसे भरने की ही जुगत ना बिड़ाते रहते। लेकिन पारो के सोचने से तो इसका पेट नहीं भर सकता था। पेट में तो भूख से अंतड़ियों में ऐंठन हो रही थी। अब पारो आंगन से कोठरी में आई और छोटे बड़े मटका मटकी सभी खंगाल डाले कि खाने को कुछ मिल जाए, मगर कुछ ना मिला। तभी जैसे पारो को कुछ याद आया, वह लगभग दौड़ती हुई सी छींके तक गई जो कमरे के बीचों बीच लटका था। उसने हाथ बढ़ाकर छींके पर रखी छोटी सी मटकी उतार ली और उसमें हाथ डाल दिया। अब जब उसने मटकी में कुछ टटोला तो शीघ्र ही सफलता उसके हाथ लगी। दरअसल उसे याद आ गया था कि पड़ोस वाली गुलाबो उस दिन जरा सा गुड़ और सत्तू दे गई थी और पारो ने पेट भरा होने के कारण वह गुड़ और सत्तू छींके पर रख दिया था। फिर वह उसे रखकर लगभग भूल ही गई थी और आज समय पड़ने पर उसे अच्छी सुध आई सत्तू और गुड़ की। तो उसने सत्तू गुड़ निकालकर एक बर्तन में रखकर उसमें घड़े का ठंडा पानी डाल दिया और जल्दी जल्दी गुड़ सत्तू हाथों से घोलने लगी। गुड़ जब अच्छी तरह घुल गया तो उसने लोटे में निकालकर पी लिया। तो इसे पीकर पारो की सुधा कुछ शांत हुई, मगर मन में अब भी अतृप्त ही था। मन तो उसका कह रहा था कि ये मोटी मोटी घी की सनी रोटियां हों और आलू टमाटर की तरीदार सब्जी हो और जो कहीं मिर्च का अचार मिल जाए तो समझो आत्मा भी तृप्त हो जाए। मगर ऐसा हो कहाँ सकता था। बस यही तो एक अंतर था ख्वाब और हकीकत में। ख्यालों में तो हम खा लें मोहन भोग भी और प्रत्यक्ष में खाएं सूखे टिक्कड़। पर पारो ने सोच लिया था कि जैसे ही आंगन की धूप कम होगी तो वह अपने लिए आलू की तरकारी और घी की चुपड़ी रोटी जरूर बनाएगी और अचार वह मिर्च का ना भी सही, आम का तो घर में रखा ही है। अभी 2 महीने पहले ही तो डाला था। उसने सोचा था कि कुछ अचार अपने लिए रखकर बाकी सारा अपने बेटे धनुआ के साथ शहर भेज देगी अपनी बहू के लिए। वह 3-4 महीने उम्मीद से जो है
उसका खूब मन करता होगा खट्टा और चटपटा खाने को। और पिछले हफ्ते धनुआ आया भी था उसे अपने साथ ले जाने, लेकिन उसी ने मना कर दिया क्योंकि पारो को लगा था कि वह शहर में रह नहीं पाएगी। गांव छोड़कर उसका मन शहर में लगेगा ही नहीं। तो यही सब सोचकर पारो ने बेटे को समझाते हुए कहा था कि बेटा, इतने दिनों तक मैं शहर में कैसे रहूँगी, मेरा मन भी ना लगेगा शहर में। और जब बहू को कुछ बच्चा होने वाला होगा तब बहू को मेरे पास छोड़ देना गांव में, या तू कहेगा तो मैं खुद ही तेरे साथ शहर चली चलूँगी। तब तक मैं यहाँ आराम से हूँ, तू मुझे खर्च के लिए पैसे भी मत भेजना। मुझे यहाँ गांव में कोई ना कोई काम मिल ही जाता है तो गुजर बसर आसानी से हो जाती है। लेकिन बेटा जिद पर अड़ा रहा कि ना, अभी मेरे साथ चलो। तुम अकेली रहती हो तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मैं मानता हूँ कि मैंने शहर जाकर अपनी मर्जी से शादी कर ली है, लेकिन तुम्हारी कसम अम्मा, वह बहुत अच्छी है, तुम्हें कोई काम ना करने देगी, रात दिन तुम्हारी सेवा करेगी। तुम चलो तो एक बार। लेकिन पारो भी यही कहती रही कि वह कुछ दिन बाद ही आएगी। तो धनुआ इसी बात पर नाराज होकर चला गया था। पारो ने बहुत जिद की थी कि वह घर का बना कुछ सामान ले जाए, लेकिन वह गुस्से में भुनभुनाता हुआ चला गया था। उसके रूठ कर जाने से पारो कई दिनों तक रोती रही थी और अब थोड़ा संभली थी। शाम को पारो ने अपनी इच्छानुसार आलू की तरकारी और घी की रोटियां बनाई थीं, मगर जब सब भोजन बनाकर खाने बैठी तो उससे खाना खाया ही नहीं गया था। वह एक रोटी खाकर ही उठ गई थी। उसने खाना ढक कर रखा और रसोई समेट दी। फिर पानी पीकर बाहर पंखा लेकर चबूतरे पर बैठ गई और धीरे धीरे हाथ से पंखा झलने लगी थी। थोड़ी सी देर में ही उसकी हमउम्र पड़ोसन उसके पास आकर बैठ गई। फिर दोनों सखी मिलकर बातें करने लगी। आते ही उसकी सखी बोली, अरे बहना, इस बार तो कमाल की गर्मी पड़ रही है, जरा भी हवा नहीं चल रही, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, लगता है राम जी मार कर ही छोड़ेगा। हाँ जी, कहती तो ठीक ही हो ना, अब भी वातावरण कैसा हो रहा है, घुटन भी खूब है, लगता है राम जी बरसेंगे। पारो बोली, अजी, राम जी की खूब कही, कहीं ना बरसता दिखता मुझे तो। इस बार तो पूरा सावन सूखा ही चला गया, 2 दिन से भादों का महीना शुरू हो गया, कहकर सुखिया भी पंखे से अपनी हवा करने लगी। वैसे गरीब और गांव वाले ही गर्मी से परेशान होते हैं, शहरों में तो रात दिन बिजली के पंखे चलते हैं। एक मरी बिजली की ही है जो रात दिन पंखे घुमाती है। किसी नौकर को कितना भी रुपया दे दो कि चल पंखा कर दे, वो भी कभी न कभी थक ही जाएगा। और ये बिजली तो खूब पंखा चलाती है, उजाला भी कर देती है। और मैंने सुना है कि शहरों में तो ठंडा पानी करने की मशीन भी होती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। वैसे तू सही ही कहती है, शहर में तो सारी सुख सुविधाएं हैं, पारो बोली। सब जानती है और मानती भी है कि शहर में सारी सुख सुविधाएं हैं, तो क्यों ना चली गई शहर। तेरा बेटा धनुआ तो तुझे लेने आया था, बेचारा जरा सा मुंह लेकर लौट गया। वैसे तूने ठीक नहीं किया पारो, कितने अपने मन से तुझे लेवाने को आया था। मेरा कोई बेटा शहर से लेने आता तो मैं तो मुँह सुलों ढोल बजाती। एक तू है कि बेटा बुलाने आया फिर भी तू नहीं गई। सुखिया, अब तुझसे क्या छिपा है। पहली बात तो मेरा गांव के बिना मन नहीं लगता, और दूसरी बात कि पता नहीं किस औरत को घर में रखा है, कहता है शादी कर ली है। और फिर एक बात तो तू भी मानेगी कि धनुआ को मैंने केवल पाला ही तो है, मैं उसकी सगी माँ तो हूँ नहीं। फिर इतने सालों से कोई खोज खबर मेरी नहीं ली कि माँ मरती है कि जीती है। अब न जाने कैसे अचानक उसे मेरी याद आ गई तो लेने चला आया था। यही सब सोचकर मेरी तो हिम्मत ना हुई उसके साथ जाने की। यहाँ मैं अकेली ही ठीक हूँ, मैं भली मेरा घर भला, और मैं अकेली भी कहाँ हूँ, पूरा गांव तो है मेरा साथ। मर भी जाऊँ तो तुम सभी मेरा अंतिम संस्कार कर देना। धनुआ तो कभी भूला भटका ही गांव आएगा, तब उसे मेरे मरने का पता चलेगा। कह कर पारो तनिक सांस लेने को रुकी, फिर बोली, तू ही करा देगी ना मेरा अंतिम संस्कार। चुप कर पगली, कैसी निराशा भरी बातें करती है। अरे मरे तेरे दुश्मन, अभी तो तू खूब जिएगी। अपने धनुआ का बेटा
अपना पोते को गोद में नहीं खिलाएगी क्या? अभी तो सुखिया कुछ और कहती इससे पहले ही उसकी बहू उसे खाने को बुलाने आ गई। तो पारो बोली, ए बहू, अभी मैंने सब्जी बनाई थी, बची रखी है, मुझसे खाई ही नहीं गई। रुक, अभी ला कर देती हूँ, बच्चे खा लेंगे, सुबह तक तो खराब हो जाएगी। कहकर पारो अंदर चली गई और सब्जी लाकर बहू को दी तो बहू सास को जल्दी आने को कहकर चली गई। फिर दोनों 2-4 मिनट इधर उधर की बातें करती रहीं। इसके बाद सुखिया उठकर अपने घर चली गई और पारो भी आंगन में आकर खाट पर लेट गई और आकाश के तारे गिनने। उसे रातों को जल्दी नींद नहीं आती थी। जब से धनुआ उससे रूठकर गया था, वह उसी के बारे में ही सोचती रहती थी। आसमान के तारे गिनते गिनते वह कब नींद की आगोश में चली गई, यह उसे स्वयं भी पता न चला। सुखिया की बातें तथा अड़ोस पड़ोस के लोगों की बातें सुन सुनकर अब पारो को भी लगने लगा था कि उसने शायद बेटे के साथ ना जाकर अनजाने में ही सही गलती तो कर ही दी है। लेकिन अब उसने मन बना लिया था कि अब की जो धनुआ उसे लेने आएगा तो वह एक बार भी नानुकुर नहीं करेगी, खुशी खुशी उसके साथ चली जाएगी। भले ही धनुआ उसका सौतेला बेटा है, लेकिन उसका मान सम्मान तो कर रहा है, उसे इतना आदर भाव से लेने आया है। उसमें क्या हुआ जो इतने दिनों उसकी सुधि ना ली? अब तो लेने आया ही था। और फिर बहू से क्या नफरत करनी, जैसी भी है, जिस जाति की भी है, अब है तो उसके बेटे की पत्नी। इस बातों से उसकी तो बहू ही हुई। वो कहते हैं ना कि राजा से ब्याही और रानी कहाई। और फिर बहू उसकी सेवा शुश्रूषा ना भी करे तो ना सही, बस उसका आदर भाव मान सम्मान रख ले, उसके लिए तो यही बहुत है। यही सब सोचकर उसने धनुआ के साथ जाने का पक्का मन बना लिया था। लेकिन उसे मन ही मन एक चिंता भी सता रही थी कि धनुआ अब उसे लेने आएगा भी कि नहीं। कभी अब उसकी पत्नी उसे आने ही न दे गांव पारो को लेने, या वह स्वयं ही गुस्सा होकर पारो को लेने ना आए तो। यही सब बातें सोच सोचकर पारो परेशान रहती थी। अब उसे अपने आप पर खीज हो रही थी कि क्यों वह अपने बेटे के साथ नहीं गई। वहाँ आराम से बहू के हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाती, बिजली के पंखे में पाँव पसार कर सोती और राम नाम की माला जपती। और यहाँ तो आप ही पेट में आग लगे तो 2 रोटी पहले सेको फिर खाओ। कभी कभी तो खूब मन लगाकर बड़े ही मनोयोग से खाना बनाती थी वो, मगर बनाते बनाते ही उसकी भूख मिट जाती थी। और फिर अब जिंदगी बची भी कितनी है, लगभग 70 साल की तो वह हो ही गई होगी। अब तो बस बहू बेटे और पोता पोती के साथ ही अंतिम सांस ले तो ही अच्छा है। यही सब सोचकर पारो अपने बेटे के आने के दिन गिनने लगी। रोज वह रात को सुबह धनुआ के आने की आस लेकर सोती और शाम तक उसके न आने से अगले दिन वह निराशा हो जाती थी। अब तो कोई काम भी को वह हाथ भी नहीं लेती थी। कोई सूत काटने को कहता तो साफ मना कर देती। कोई दाल बनाने को या कोई भी काम होता वह नहीं कर पाती थी। फिर चाहे कोई उसे उस काम के कितने भी पैसे देने को कहता, और फिर पारो करती भी क्या उसका, किसी भी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। उस दिन शाम के लगभग 4 ही बजे थे। पारो किसी के धान कूट रही थी। काम मेहनत का था, पूरी ताकत से ओखली में मूसल की चोट देनी पड़ती थी। इसी से वह पसीने से तर थी, फिर भी वह पूरे जोश से धानों पर चोट कर रही थी। अब उसने फिर से लोगों का काम करना शुरू कर दिया था। आखिर उसी से तो उसकी गुजर बसर होती थी। कुछ दिन काम नहीं किया था तो गांठ का पैसा भी खत्म हो चला था और हार कर उसे दोबारा काम करना पड़ा था। दरअसल वह चाहती तो गांव वाले उसकी यूं ही मदद कर भी देते, लेकिन पारो स्वाभिमानी थी। इसी तरह दया में लिपटा एक कौर भी उसे मंजूर नहीं था। वह अपनी मेहनत पर जिंदा रहना चाहती थी, किसी की दी हुई भीख पर नहीं। इसीलिए वह जी तोड़ मेहनत करती थी और शान से पकाकर खाती थी। जब पारो धान कूटते कूटते थक गई तो जरा सुस्ताने के लिए जमीन पर बैठ गई। तभी उसने देखा कि कंधे पर बैग लटकाए, आंखों पर चश्मा लगाए
धनुआ चला आ रहा था। धनुआ को देखते ही पारो खुशी से उछल पड़ी और बेतहाशा धनुआ की तरफ दौड़ पड़ी और जाते ही धनुआ को अपने अंक में भर लिया और उसका माथा चूम लिया। धनुआ भी पूरे जोश में माँ की गोद में जाकर छिपा था। पारो की आंखों से आंसू धार बह रही चली थी। 2 दिनों तक धनुआ गांव में ही रहा और तीसरे दिन माँ को लेकर शहर आ गया। सुबह के 10 बजे ही पारो शहर पहुंच गई थी। शहर की भीड़ भाड़ रेलम पेल देखकर पारो आश्चर्यचकित थी। वह कभी सड़क पर दौड़ती बसों, स्कूटरों और कारों को देखती तो कभी उनकी जलती बुझती लाल, हरी व पीली होती चौराहे पर लगी बत्तियों को देखती तो कभी सड़क के किनारे बनी ऊंची ऊंची इमारतों को देखती थी। बसों, कारों को देखकर वह सोच रही थी कि इतने लोग इनमें भरे हैं, ये कहाँ जाते होंगे? क्या यहाँ हर दिन इतनी ही भीड़ रहती है या आज ही इतनी भीड़ है? ऐसी भीड़ में वह कहीं गुम ही ना हो जाए, यही सोचकर उसने धनुआ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। धनुआ का रिक्शा जहाँ रुका वह काफ़ी दूर तक फैली झुग्गी बस्ती थी। छोटी छोटी तंग गलियाँ और उन्हें गलियाँ भी ना कहकर संकरी कीचड़ मिट्टी से भरी पगडंडी कहना ही ज़्यादा उचित होगा। हर तरफ हर झुग्गी के सामने बेतरतीब छोटे बड़े प्लास्टिक और टीन के डिब्बे, जिनमें से आधे से ज़्यादा खाली, बाकी गंदे पानी से भरे हुए। हर झुग्गी के दरवाजे पर पुराने कपड़े या बोरी का फटा पर्दा, मानो वही इकलौता उस झुग्गी की आबरू का निगहबान हो। हर तरफ कीचड़, नालियों से उठती असहनीय बदबू और कहीं कहीं से आता देशी शराब का भभका या फिर मारपीट या भद्दी सी गाली गलौज की कर्कश आवाज़ें। गली के दोनों तरफ नंग धड़ंग घूमते या अधनंगे बिखरे बालों वाले नाक टपकाते बच्चे धमा चौकड़ी मचाए थे। यहाँ का ऐसा नज़ारा देखकर पारो असमंजस की स्थिति में थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि धनुआ उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। क्या धनुआ यहीं रहता है? यहाँ आने का धनुआ का कोई और ही कारण तो नहीं है? पारो यही सब सोचकर अपनी नाक पल्लू से ढके उसके पीछे पीछे चल रही थी। मगर जब पारो अपने सवालों से परेशान हो गई, उससे रहा नहीं गया, तो वह धनुआ से पूछ ही बैठी और बोली, ए धनुआ, ये तुम हमको कहाँ ले जा रहा है बेटा? क्या तुम यहाँ रहते हो? पारो के सवालों को पहले तो धनुआ टाल गया, मगर जब पारो ने दोबारा पूछा तो अब की वह उसके सवालों को टाल ना सका और मन में कुछ सोचते हुए बोला, अम्मा, तुम सवाल बहुत करती हो, तुम मेरे साथ साथ बस चलती चलो। यहाँ हमें कुछ दिन ही रहना है, फिर हम और दूसरी जगह रहने चलेंगे। बस यूँ समझ लो कि हफ्ते 10 दिन ही हमें यहाँ रहना है, समझी तुम? अब बस चुपचाप चलती रहो हमारे साथ। कहकर धनुआ उन तंग गलियों में लंबे लंबे डग रखकर तेज चलने लगा और कुछ दूर जाने पर एक झोपड़ी का टूटा सा दरवाज़ा थपथपा दिया उसने। उसके दरवाज़ा खटखटाने के 2 मिनट बाद ही एक दुबली पतली सी औरत ने दरवाज़ा खोला और धनुआ की तरफ मुखाती हुई, आ गया तू? फिर अचानक पारो को अपनी तरफ ताकते देखकर एकदम से सकपका गई और संभलते हुए बोली, आप अब आ रहे हो? कहकर तो गए थे कि 1 दिन में ही लौट आऊँगा। ये माँ जी है ना? वह पारो को ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली। वह आगे कुछ और बोलती, इससे पहले ही धनुआ बोल पड़ा, हाँ चल अम्मा के पाँव छू और सुन, सब शांति है ना? किसी तरह का कोई लफड़ा तो नहीं हुआ ना? तब वह युवती पारो के पैर छूकर बोली, ना, सब शांति ही है। काले कह रहा था उसने सब संभाल लिया है, कुछ ले देकर काम बना लिया है उसने। तुम भीतर तो आओ, क्या बाहर ही सारी बातें पूछ लोगे? अम्मा भी थकी थकी सी लगती हैं, मेरा मतलब थकी थकी सी लग रही हैं। चल, अच्छा हुआ जो काले ने सब संभाल लिया। लौंडा काम का है, अपना पट्ठा हर बिगड़ी बात को चुटकी में संभाल लेता है। कहकर धनुआ अंदर आकर पलंग पर पसर गया और पारो झोंपड़ी का मुआयना करने लगी। झोंपड़े की छत और दीवारें सीलन से भरी थीं। जगह जगह से मिट्टी की परतें उखड़ रही थीं। फर्श पर एक केरोसिन से चलने वाला स्टोव और कुछ बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे।
पास ही एक टीन का डिब्बा और कुछ टेढ़े मेढ़े प्लास्टिक के डिब्बे एक लकड़ी के तख्ते पर बेतरतीब से रखे थे। बाईं ओर एक रस्सी पर मर्दाने व जनाने कपड़े पड़े थे, तो दाईं तरफ छोटा सा टीवी रखा था। उसके ठीक सामने फर्श पर एक पुरानी सी दरी पड़ी थी और दरवाजे के बाईं तरफ एक पानी का मटका रखा था। झोंपड़ी की खस्ता हालत देखकर तो पारो का दिमाग ही भन्ना गया। सीलन की अजीब सी गंध से उसका जी मिचलाने लगा था। उसको लगा कि वह कैसे इस दुर्गंध से भरी कोठरी में रह पाएगी। यहाँ तो उसका एक दिन भी काटना भारी हो जाएगा। वह मन ही मन उस घड़ी उस क्षण को कोसने लगी जब उसने धनुआ के साथ चलने का निर्णय लिया था। उसे लगा कि अब तो वह चिड़िया बनकर इस पिंजरे में फंस चुकी है। अब तो राम ही बेड़ा पार करे तो जान बचे। पारो अभी ये सोच ही रही थी, तब तक उस औरत ने चाय बनाकर पारो के हाथ में थमा दी। चाय का गिलास था तो कांच का, मगर इतना पुराना था कि मैला और बदरंग हो चुका था, और चाय भी एकदम देखने में काली सी, जैसे उसमें नाम मात्र का ही दूध डाला गया हो। वह कुछ सोचती सी उस चाय के गिलास को घूरती रही। अम्मा, चाय पियो, बड़ी अच्छी बनी है। सोना, चाय तो गजब की बनाती है। अरे जरा पीकर तो देखो, क्या ठंडी करके पियोगी? धनुआ की बात से पारो को कुछ तसल्ली हुई कि शायद देखने में ठीक ना हो, पीने में तो ठीक ही होगी। यही सोचकर पारो ने एक घूंट चाय गले में उड़ेल ली। एक घूंट पीकर ही उसे लगा कि चाय का गिलास ले जाकर कहीं बाहर फेंक दे। क्या इसी को चाय कहते हैं? न चीनी न दूध, बस मरी पत्ती ही पत्ती भर रखी है। चाय की ऐसी बेस्वाद चाय पारो ने कभी न पी थी, लेकिन मन मारकर उसने वह चाय गटक ली तो सोना बोली, अम्मा तुम थोड़ी देर आराम कर लो बस, और रिक्शे के सफ़र ने तुम्हें थका दिया होगा। मैं दोपहर का खाना बना लूँगी तो तुम्हें उठा दूँगी। सो जाओ थोड़ी देर। तब वह धनुआ से बोली, तुम नीचे दरी पर पसर जाओ, अम्मा को पलंग पर सोने दो, उनसे नीचे ज़मीन पर ना सोया जाएगा। चलो उठो, जल्दी से नीचे उतरो अभी। पारो का मन कर रहा था कि वह कम से कम 2 बाल्टी ठंडे ठंडे पानी से नहा ले तो उसकी सारी थकान उतरे। सो वह बहू से बोली, सोना, मैं सोच रही थी कि पहले नहा लूँ फिर आराम करूँगी। वैसे गुसल खाना कहाँ है? अम्मा, यहाँ कहाँ गुसल खाना है? मैं इनको बाहर भेज देती हूँ, तुम यहीं उस कोने में नहा लो। वहाँ बर्तन भी धो लेते हैं हम और नहा भी लेते हैं। पर माँ, पानी 1 बाल्टी ही लेना, बड़ी दूर से जाकर लाना पड़ता है मुझे। सुनो, तुम जरा बाजार से कुछ सौदा तरकारी ले आओ और तब तक अम्मा नहा भी लेंगी। अम्मा को नहाना है यह सोचकर धनुआ उठा, वरना वह उठता नहीं। फिर भुनभुनाता हुआ थैला उठाकर बाहर चला गया और पारो नहाने चली गई। पारो को सोए अभी कुछ ही समय हुआ था कि अचानक किसी अजीब सी दुर्गंध से उसकी नींद खुल गई, तो वह हड़बड़ाकर उठकर बैठी और देखने लगी कि यह जलने की बू कहाँ से आ रही है। उसने देखा स्टोव पर रखी सब्जी जल रही थी। अब पारो को तो स्टोव बंद करना भी नहीं आता था। उसने झटपट सब्जी तो उतार कर नीचे रख दी और फूंक मार मार कर स्टोव बुझाने की कोशिश करने लगी। तभी लगभग भागती हुई सी सोना झोंपड़ी में आई और उसने पहले तो हैंडल घुमाकर स्टोव बंद किया, फिर बोली, अम्मा, पड़ोसन ने बताया कि राशन यानी चीनी चावल बट रहा है, तो मैं उसके साथ ही चल दी और सब्जी का तो बिल्कुल ध्यान ही ना रहा। चलो, सब्जी जल गई तो कोई बात नहीं, कम से कम चीनी चावल तो मिल ही गया। मैं अभी पराठे सेक देती हूँ, सब अचार से खा लेंगे। यह सब्जी तो किसी काम की रही नहीं। कहकर सोना टीन से आटा निकालकर गूंदने लगी। फिर सबने अचार से ही पराठे खाए। पारो को यहाँ आए 1 हफ्ता ही हुआ था और इस 1 हफ्ते में उसे ऐसा लगने लगा था कि सालों हो गए उसे अपना गांव, अपना घर छोड़े। यहाँ आकर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे अपना घर, आंगन, खेत, खलियान, यहाँ तक कि कुएं पोखर भी रह रहकर याद आ रहे थे। यहाँ उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह यहाँ मजबूरी बस सोना के लिए रह रही थी। वह घर के कामों में उसका हाथ बटा देती थी, पास के नल से पानी भर लाती थी,
और कभी कभी पास ही की दुकान से भाजी तरकारी ले आती थी। पारो यहाँ से जाने के एक एक दिन गिन रही थी। उसने सोच रखा था जैसे ही सोना को बच्चा होगा तो महीने भर और रहकर फिर अपने गांव चली जाएगी। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। मगर धनुआ और सोना के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वे तो किसी और ही फिराक में थे। उन्होंने सोच लिया था कि वे जिस काम के लिए पारो को शहर लेकर आए हैं उस योजना को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है, और दोनों ने इस योजना को क्रियान्वित के तहत एक दिन अपने घर पर ही अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया था। उस दिन शाम को 4 आदमी धनुआ की ही उम्र सी दिखने वाले धनुआ के घर आ गए और लगे ताश खेलने और सिगरेट शराब पीने। सोना भी खुशी खुशी सभी को खाने के लिए अंडों के आमलेट बनाने लगी। आमलेट की गंध से पारो को उबकाई आने लगी। वह धनुआ या सोना से कुछ पूछती, इससे पहले ही सोना बोल पड़ी, अम्मा तुम जरा बाहर जाकर बैठ जाओ। ये इनके खास 4 दोस्त हैं, सभी एक साथ काम करते हैं ना, कुछ ज़रूरी बातें करनी है इन्हें। कई दिनों से कह रहे थे कि आने की, तो सोचा आज बुलवा ही भेजती हूँ, इसीलिए बुलवा लिया। तुम जरा बाहर जाकर बैठ जाओ, खाना बनाऊंगी तो तुम्हें बुला लूंगी, या तुम आज चाय से ब्रेड ही खा लेना। अब तो इनके दोस्तों को खाना बना रही हूँ, फिर तुम अकेली के लिए क्या रोटी सब्जी बनाऊंगी? मैं तो यही सब खा लूंगी इनके ही साथ। बहू की बातों से और इन भोंडी शक्ल वालों को देखकर पारो को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वह अपने इस गुस्से और अपमान का घूंट पी गई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी कुछ आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कोई कह रहा था, यार धनुआ बुढ़िया तो काम की है, अब तो लच्छा गैंग की तरह ही हमारे पास भी पक्की खबर देने वाली बुढ़िया हो गई। साला बड़ा इतराता था लच्छा गैंग, ससुरे हमसे भी ज़्यादा बड़े बड़े हाथ साफ करता था लच्छा गैंग। भैया अब तो धनुआ गैंग की भी निकल पड़ेगी, ये बुढ़िया हमें पक्की खबर लाकर जो दिया करेगी। तभी सब ठहाका मारकर हंसने लगे। पारो पूरी बात तो समझ नहीं पाई, मगर कुछ कुछ समझ रही थी कि धनुआ उसे अपने पत्नी की जचनी के लिए नहीं लाया, बल्कि किसी और ही मकसद से उसे यहाँ लेकर आया है। उसके मन में तो आया कि वापिस पलटकर झोंपड़ी में जाए और पूछे कि वो उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना पारो को मुनासिब न लगा। उसने सोचा कि आज तो रहने देती हूँ और कल सुबह ही इस धनुआ से पूछ लेगी। यही सब सोचकर वह कलेजे पर पत्थर रखकर बाहर आकर गली में पड़े पत्थरों पर बैठ गई और उसने गहरी लंबी सांस फेफड़ों में भर ली और बीते दिनों को याद कर आंसू बहाने लगी। उसे यूं ही बैठे बैठे शाम से रात हो गई। गली में आवारा कुत्ते भी भौंकने लगे। ऊपर से मच्छरों ने काट काट कर पारो का हाथ मुंह पैर सुजा दिए, मगर उन चारों ने झोंपड़ी से निकलने का नाम न लिया। तो पारो गुस्से और खीज से भुनभुनाने लगी और पैर पटकती हुई झोंपड़ी का पर्दा हटाया तो शराब सिगरेट का भभका उसके नथुनों से जा टकराया। वह गुस्से से कुछ बोलती इससे पहले ही चारों चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। तो सोना भी जल्दी जल्दी झूठे बर्तन उठाने लगी और धनुआ भी लड़खड़ाता हुआ उनके पीछे पीछे लपक लिया। तो सोना भी हड़बड़ाती सी बोली, अम्मा चाय बना दूँ? डुबोकर ब्रेड खा लेना। पारो ने गौर से देखा तो सोना की आंखें भी चढ़ी सी थीं, शायद उसने भी थोड़ी पी रखी थी। उसके मन में तो आया कि अबू बहू को खरी खोटी सुना दे, लेकिन यहाँ भी वह गुस्से को पी गई और बोली, रहने दे, मुझे नहीं पीनी तेरी चाय और नहीं खानी तेरी ब्रेड। मैं ऐसे ही गुड़ चना खाकर सो जाऊंगी। तुम दोनों से तो मैं कल ही बात करूंगी। कहकर पारो घड़े से पानी लेकर आई और डिब्बे में से गुड़ चना निकालकर खाने लगी। फिर एक लोटा पानी पीकर वहीं पलंग पर लेट गई, मगर वहाँ फैली दुर्गंध से उसका माथा अब भी फटा जा रहा था और जी मिचला रहा था। वह किसी तरह अपने आप को संभाली थी। फिर उसे काफ़ी रात तक नींद नहीं आई थी। उसने सोच लिया था कि सुबह सबसे पहले वह इन सब के बारे में धनुआ से बात करेगी। पारो सुबह धनुआ से कुछ कह पाती उससे पहले ही धनुआ ने जैसे फरमान सा सुना दिया, जिसे सुनकर पारो के पैरों तले से धरती खिसक गई थी। वह बिना किसी लाग लपेट के सपाट शब्दों में पारो से बोला था, अम्मा
आज तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना है, थोड़ी ही देर में हम निकलेंगे। और हाँ, तब तक तुम चाय नाश्ता कर लो। और हाँ, उसे कुछ जैसे याद आया था, कोई सस्ती सी मैली कुचैली साड़ी बांध लो, और अगर कहीं एक दो जगह से फटी हो तो और भी अच्छा है। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, देर मत करना जरा भी। धनुआ की बातें सुनकर पारो अवाक रह गई। उसकी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। कहाँ तो वह रात को सोचकर सोई थी कि वह सुबह उठकर धनुआ से बात करेगी। ये तो बिल्कुल उलट ही हो गया। यहाँ तो उल्टा धनुआ ने ही फरमान सुना दिया कि पारो को उसके साथ ही कहीं चलना है, वह भी मैली फटी सी साड़ी पहनकर। पारो धनुआ की बात समझ ही नहीं पाई, इसीलिए थोड़ा संशय होकर बोली, कहाँ ले चलेगा मुझे, और वह भी फटी पुरानी साड़ी पहना कर? बात क्या है, पहले बात बता। पारो की बातों से धनुआ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह पारो को अंगने नेत्रों से घूरता हुआ बोला, चलो जल्दी चलो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। ज़्यादा देर की तो सुबह की चाय भी नसीब ना होगी, समझी? यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं आई हो। चुपचाप जैसा कहूँ वैसा करती रहो, वरना मनमानी करवाना मुझे भी आता है, समझी? ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। जब धनुआ चुप हुआ तो उसकी पत्नी सोना बोल पड़ी, अम्मा चली क्यों नहीं जाती हो? कब से तो मना ही रहे हैं चलने की। अब कुएं में तो आपको डाल नहीं देंगे, आखिर हम भी तो आपके कुछ लगते ही हैं ना। लो यह चाय पियो और ब्रेड खाकर निकल जाओ, इसके मेरा मतलब इनके साथ। इतना कहकर सोना तो चाय के झूठे बर्तन उठाने लगी और धनुआ भी कपड़े पहनने लगा। तो पारो भी चुपचाप संदूकची में से साड़ी निकालकर पहनने लगी। तो सोना ने आकर उसका हाथ रोक दिया और अपने हाथ में थमी साड़ी उसके सामने करके बोली, अम्मा ये साड़ी पहन लो, ये एकदम पुरानी घिसी और फटी है, इसे पहनकर जाएंगी, मेरा मतलब जाओगी तो 10-20 रुपए ज़्यादा ही मिलेंगे। कहकर सोना को लगा कि सच्ची बात उसके मुख से निकल गई है। यह सोचकर उसने दांतों से जीभ भींच ली और साड़ी पारो को थमाकर चलती बनी। तभी पारो को भी कुछ कुछ इनके इरादे को भांप गई थी। वह समझ गई कि शायद किसी गली चौराहे पर बिठाकर ये दोनों उससे भीख मंगवाएंगे। तभी तो सोना कहती थी कि फटी साड़ी देखकर 10-20 रुपए ज़्यादा ही मिलेंगे। अब गुस्से से विफरने की बारी पारो की थी। उसने हाथ में पकड़ी साड़ी फर्श पर पटक दी और त्योरियां चढ़ाते हुए बोली, क्यों नहीं साफ साफ कहते हो तुम कि तुम मुझसे भीख मंगवाओगे? धनुआ, तू क्या मुझे इसी काम के लिए शहर लाया था? अब मैं तेरे इरादे जान गई हूँ। कमबख्त, मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी, मगर भीख मांगकर कभी भी एक निवाला भी मेरे हलक से नीचे न उतरेगा, समझा तू? कान खोल कर सुन ले धनुआ, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो तेरी बहू की जचनी कराने की सोच कर आई थी, तूने मुझे धोखा दिया है। तू मुझे मेरे गांव जाने को पैसा दे दे। मैं तो नहीं ठीक थी, मैं तो वहीं ठीक थी। मैं वहीं गांव में रहूंगी, वहां मैं खुश और मेरा राम खुश, समझा? बात बिगड़ती देख धनुआ भी थोड़ा नरमी बरतते हुए बोला, अम्मा तुझे भीख मांगने को कौन कहता है री? तू बिल्कुल भी भीख ना मांगना। तुझे कोई रुपया 2 रुपया दे दे तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है। तू बस इतना करना कि तुझे जिस भी घर के सामने बिठा दूं उस घर की पूरी निगरानी करना। कौन कौन है उस घर में, मालिक मालकिन कब कब घर से बाहर जाते हैं, कितने नौकर चाकर हैं, बस इतना सा ही तो काम करना है तुम्हें। और तू किसी के घर के बारे में ये सब जानकारी लेकर क्या करेगा? बोल, तू क्या करेगा इतनी सारी बातें जानकर? अचार डालेगा? जल्दी बोल, तुझे इससे क्या मतलब? मैं जानकारी का क्या करूँगा, कैसे करूँगा? यह मेरा काम है। तू बस अपना काम कर, आगे क्या करना है यह मैं और मेरे साथी जान लेंगे। आप तो बस हमारा इतना सा काम कर दिया करना। अब चलो जल्दी, देर हो रही है। धनुआ बोला, तू बता चाहे मत बता, मैं समझ गई हूँ तुम्हारा मकसद होगा उस घर में चोरी या सेंधमारी करने का, जिस घर की तुम जानकारी मांगते हो। मगर मैं इस काम में तेरा साथ कभी ना दूंगी। और मैं तो कहती हूँ बेटा, तू भी छोड़ दे ऐसे चोरी के धंधे। इसमें किसी का आज तक भला ना हुआ तो क्या तेरा क्या होगा? तुम अब तो वैसे भी 2 से 3 होने जा रहे हो, अपने बच्चे को चोरी के पैसे से बड़ा करेगा क्या?
पारो बोली, अम्मा तुम अपने काम से काम रखो, तुमसे जितना कहा जाता है उतना ही करो, अपना भाषण अपने ही पास रखो, समझी। धनुआ की बातें सुनकर अब पारो भी अड़ गई और बोली, तू गड्ढे में गिरना चाहे तो गिर जा, गले तक धंस जा इस तरह के दलदल में, मगर मुझसे यह उम्मीद ना करना कि मैं इस चोरी चकारी में तेरा साथ दूंगी। तू मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अकेली ही अपने गांव चली जाऊंगी। कहकर पारो रुआंसी हो गई और पारो के गांव जाने की बात सुनकर उसे बेटा बहू बड़ी कुटिल सी हंसी हंसने लगे और एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगे। फिर धनुआ बोला, अम्मा गांव तो चली जाओगी पर रहोगी कहाँ? क्यों, मेरा घर नहीं है क्या गांव में? मैं वहीं रहूंगी स्वाभिमान के साथ। वो मकान तो हम कब का बेच चुके, फिर तुम्ही ने तो अंगूठा लगाया था, भूल गई है क्या अम्मा? तुम्हारी याददाश्त बुढ़ापे में कमजोर हो चुकी है अम्मा। तो वो तो तू बोल रहा था कि राशन कार्ड में नाम चढ़वाना है, उसी के लिए अंगूठा लगवा रहा है। हाँ वही अंगूठा अम्मा, वह तो मकान बेचने का था, वह मकान मैंने बेच दिया। अब इस झोंपड़े में मेरा बच्चा जन्म न लेगा। मैंने पक्की कॉलोनी में घर ले लिया है। अब मेरा चोरी चकारी का धंधा चल निकले तो फिर अपनी ऐशी ऐश है, समझी। बेटे की बातें सुनकर पारो को गश आ गया। उसके शरीर में झंझनाहट सी होने लगी, आंखों के आसपास लाल पीले सितारे नाचने लगे। वह भर भरा कर फर्श पर बैठती चली गई। उसे अपनी दुनिया उजड़ती सी जान पड़ी और जिंदगी वीरान सी नजर आने लगी। उसकी ऐसी दयनीय स्थिति पर भी उन दोनों को दया न आई, बल्कि वे तो अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहे थे। अब आई बुढ़िया पाँव के अंगूठे तले, अब हमारी बात नहीं मानेगी तो जाएगी कहाँ, पड़ी रहेगी किसी कोने में करहाती हुई। अब यहाँ से पारो को लौटकर जाने का रास्ता एकदम से बंद दिखाई देने लगा था। उसने बेटे बहू के सामने हथियार डाल दिए और इसी जिंदगी से समझौता कर लिया था। वह समझ गई थी कि अब उसे यहीं रहना है, यहीं इसी शहर में वक्त बिताना है। फिर वह चाहे हंसकर बिताए या रोकर, किसी को क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए जहाँ उसे धनुआ या सोना छोड़ आते थे, वह वहीं लाज की गठरी बनी बैठी रहती थी। आंख उठाकर भी नहीं देखती थी कि उसके आसपास कौन है, वह कहाँ बैठी है। बस चुपचाप सिर नीचा किए बैठी रहती थी। धनुआ और सोना उससे रोज उसके आसपास की जानकारी पूछते थे, लेकिन ना वह कुछ जवाब देती थी और ना ही कुछ कहती थी। जब वह खुद आसपास की स्थिति से अवगत नहीं थी, उसने चुप्पी की चादर ओढ़ ली थी। उसकी यही चुप्पी सोना और धनुआ को उसकी हठधर्मी लगती थी। वे उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे, लेकिन पारो तो ऐसी मजबूत चुप्पी की दीवार के पीछे थी कि उसके बहू बेटे को भी कोई जाति या दबाव उस दीवार को तोड़ नहीं पाया था। पारो भीख के पैसों को हाथ भी नहीं लगाती थी और ना ही मुंह उठाकर भीख देने वाले का चेहरा देखती थी। बस घुटनों में सिर दिए बैठी रहती थी। शाम को धनुआ ही जाकर पैसे उठाता और पारो को घर ले आता था। कभी कहीं मौका हाथ लगता तो साथियों के साथ चोरी चकारी भी कर लेता था। अब अम्मा उसे गले की फांस लगने लगी थी। वह क्या क्या मंसूबे बनाकर उसको गांव से लेकर आया था, मगर सभी आशाओं पर तुषारापात हो गया था। अब तो वह स्वयं उस पारो से पीछा छुड़ाने की सोचने लगा था। इधर उसका कॉलोनी में घर लेने का सपना भी दम तोड़ चुका था, क्योंकि उसने जिस प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दिए थे वह कई लोगों को झांसा देकर भाग गया था। तो अब धनुआ दोहरी मार झेल रहा था। एक एक पैसे की तंगी थी। उधर पारो कोई जानकारी नहीं देती थी, तो उसके साथियों ने अपना अलग धंधा जमा लिया था। वे सब पारो की वजह से धनुआ से खफा थे। इसी कारण वह पारो से खफा था और एक दिन उसने पारो से पीछा छुड़ाने की तरकीब ढूंढ ही ली। उस दिन खूब अंधेरा घिर आया था। उधर धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगी थी। पारो भी ठंड से कांपने लगी थी, मगर कोई भी उसे लेने न पहुंचा था। तो पारो ने सिर उठाया और अपने आसपास सिर घुमाकर देखने लगी। वह एक बिजली के खंभे के नीचे बैठी थी। उसके आसपास कुछ सिक्के और चंद नोट पड़े थे। पारो ठंड और डर से
सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से बहते बेबसी के आंसू उसके बड़े गालों को भिगो रहे थे। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था और अधिक सर्दी के कारण उसने अपनी फटी सी चादर और भी कसकर अपने बदन पर लपेट ली थी। मगर पारो न सर्दी रोक पा रही थी और न ही बेबसी में बहते आंसू। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सी अपलक सभी को आते जाते देख रही थी। फिर उसने मारे भय के अपनी आंखें कसकर भींच लीं और गहरी सांस अपने भीतर खींची। तभी अचानक उसे किसी के नरम कोमल हाथ का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि किसी का कोमल सा स्पर्श। तभी एक मीठा सा स्वर उसके कानों में गूंज गया, अम्मा, आज घर क्यों नहीं गई? कहाँ रहती हो? कहाँ जाना है? मैं पहुँचा दूँ क्या? बोलो अम्मा, कहाँ जाओगी? ऐसा सांत्वना भरा स्वर सुनते ही पारो की आंखें अपने आप ही खुल गईं। उसने देखा 19-20 साल का गोरा चिट्टा नौजवान, जो देखने में ही किसी भले घर का राजकुंवर लगता था, पारो से उसके घर का पता पूछ रहा था। तो पारो कुछ खोई सी उसी को निहारती रही। उसे चुप देख नौजवान ने फिर पूछा, अम्मा, आज घर नहीं जाना क्या? सुबह जब मैं कॉलेज गया था तब भी तुम यहीं बैठी थी और अब भी यहीं बैठी हो। रोज़ तुम इस वक्त तक तो अपने घर चली जाती थी। आज क्या तबीयत ठीक नहीं है? चलो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर। उठो तो सही। कहकर उस नौजवान ने पारो को उठाना चाहा, मगर पारो टस से मस न हुई और कुछ नहीं बोली। आखिर क्या बोलती और कहाँ बताती अपना घर? उसे तो खुद नहीं पता था कि वह किस झुग्गी बस्तियों में रहती है। उसका बेटा तो उसे यहाँ तक छोड़ जाता था और ले जाता था, तो वह चुप ही रही। तो वह नौजवान फिर बोला, अम्मा, मेरा नाम पराग है। मैं आपको रोज़ बैठे देखता हूँ, लेकिन शाम को जब मैं फुर्सत से होता हूँ तो सोच कर आता हूँ कि आपके बारे में जानूँ, आपकी यहाँ बैठकर भीख मांगने की मजबूरी को समझूं। तब तक आप चली जाती हो। मेरा घर कहाँ है मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि बेटा या बहू सुबह यहाँ छोड़ जाते हैं और शाम को ले जाते हैं, मगर आज कोई लेने नहीं आया मुझे। यही सब कहते कहते पारो की रुलाई फूट पड़ी और वह पराग की तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगी। उसको ऐसी दयनीय स्थिति से में देखकर पराग भी अंदर तक हिल गया। यही किस्से कहानियों का पराग होता तो तुरंत मसीहा बनकर उस बुढ़िया को अपने घर ले जाता और जिंदगी भर उसकी देखभाल करता। मगर वह किस्से कहानी का नहीं, हकीकत का इंसान था। पारो को घर ले जाने से पहले पराग ने कुछ देर सोचा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। उसकी समस्या यह थी कि वह खुद एक कमरा किराए पर लेकर शहर में पढ़ने आया था। वह जानता था कि मकान मालकिन तो अम्मा को देखते ही भड़क जाएगी, फिर हो सकता है कि उसे भी किराए के मकान से निकाल दे। फिर वह खुद बेघर हो जाएगा। उधर परीक्षा भी नज़दीक है, ऐसे में कहाँ नया घर ढूंढेगा। अजीब पशोपेश में फंसा था पराग। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने निर्णय ले ही लिया। उसने पारो को ठंड से बचाने के लिए अपना कोट उसे ओढ़ाया, फिर बड़े ही अपनत्व से बोला, अम्मा, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं जरा देर में घर से होकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। और अगर इस बीच तुम्हारा बेटा या बहू आ जाए तो उसके साथ जाना नहीं, उन्हें रोक कर रखना। मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। आप रुको, मैं यूं गया और यूं आया फटाफट। पराग की बातें सुनकर पारो बोली कुछ नहीं, बस हाँ में गर्दन हिला दी। मगर पारो समझ गई थी कि यह लड़का भी वापस आएगा नहीं उसे लेने। जब मेरा बेटा ही मुझे यहाँ अकेली छोड़ गया तो ये तो मुझे जानता है, ना ही मैं इसे जानती हूँ। फिर भला मेरे जैसी बूढ़ी लाचार औरत को अपने सिर मंढेगा। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कुछ राह तुम ही सुझा दो राम जी। दिन होता तो भी कुछ रास्ता पहचान कर झोंपड़ी तक शायद चली ही जाती, लेकिन इस घुप अंधेरे में कैसे मंजिल तलाश करेगी? पारो ने सोच लिया था
कि रात तो वह जैसे तैसे काट ही लेगी और सुबह की सुबह देख ही जाएगी, और हो सकता है सुबह तक धनुआ उसे लेने आ ही जाए। क्या जाने बहू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई हो और वह उसे लेकर अस्पताल गया हो। जो हो सब राम जी की भली करेंगे, सोचकर पारो वहीं गठरी सी बनी बैठ गई। अब तो सर्दी के साथ साथ भूख भी सताने लगी थी उसे, लेकिन यहाँ उसे खाने को क्या था जिसे खाकर वह अपनी क्षुधा शांत करती। इसीलिए वह चुपचाप कोट में घुसकर सर्दी से बचने की पूरी जद्दोजहद करने लगी। पारो अब भी आस लगाए बैठी थी कि उसका धनुआ उसे लेने जरूर आएगा, क्योंकि वे विश्वास करना ही नहीं चाहती थी कि उसके बहू बेटे उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, क्योंकि वह उनके किसी काम की नहीं थी, बस थी तो केवल एक बोझ जिसे वे दोनों उतार कर फेंक देना चाहते थे। और देना क्या चाहते थे, बल्कि फेंक भी चुके थे, उससे छुटकारा पा चुके थे। और पारो कुटिल चालों से अनजान अनभिज्ञ कोट में दुबकी उन्नीदी सी हो गई थी। उसकी पलकें जरा सी झपकी ही थी कि उसके कानों में पहचाना सा स्वर सुनाई पड़ा। अम्मा, ओ अम्मा, सो गई क्या? उठो तो, मुझे आने में देर हो गई ना। मैं भी क्या करता, मकान मालकिन के सोने का इंतजार जो कर रहा था। पराग की आवाज़ सुनकर पारो ने झट से आंखें खोल दी और विस्मित होकर उसे देखने लगी। उसे एकाएक अपनी बूढ़ी आंखों की रोशनी पर यकीन नहीं हुआ कि वह पराग को ही अपने पास खड़ा देख रही है, जो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। वह कुछ कहती इससे पहले ही पराग फिर बोल पड़ा। अम्मा, पहले तो मैंने सोचा था कि मकान मालकिन को कह दूंगा कि घरेलू कामकाज कराने को गांव से तुम्हें बुलाया है, तभी ध्यान आया कि तुम तो रोज यहाँ बैठती हो, फिर उन्होंने भी तुम्हें यहाँ बैठे जरूर देखा होगा, तो यह झूठ तो चलता नहीं, इसीलिए उनके सोने की राह देख रहा था। कहते हुए उसने अम्मा का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर पारो को उसने ओढ़ने को कंबल दिया और उसके लिए चाय बनाते हुए बोला, अम्मा, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना, मैंने 2 पराठे सेक कर रखे हैं, मैं तो खा चुका हूँ। सब्जी तो कुछ है नहीं, अचार से खा लोगी क्या? आज सब्जी कुछ घर में थी ही नहीं, अब तुम आ गई हो ना, तो कल से रोज दोनों समय तुम्हारे लिए सब्जी लाया करूँगा और अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा अपनी अम्मा को। पारो पराग की बातों में खो सी गई। वह समझ ही नहीं पाई कि इस बच्चे की बातों में का वह क्या जवाब दे। इसी से वह चुप ही रही। तब तक पराग गिलास भरकर चाय और मोटे मोटे 2 पराठे तश्तरी में रखकर लाया और बोला, अम्मा लो, चाय में डुबो डुबो कर खा लो। अम्मा, तुम भी सोचती होगी कि मैं चाय गिलास में भरकर क्यों लाया। दरअसल मेरी अम्मा गिलास भरकर ही चाय पीती थी, तो मैंने सोचा कि तुम भी गिलास में ही चाय पीना पसंद करोगी। बोलो, मैंने ठीक किया ना? आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, मैं ही बकबक किए जाता हूँ। लो, अब मैं भी चुप हो जाता हूँ। खाना खाकर तुम यहाँ पलंग पर सो जाओ और मैं गद्दा बिछाकर नीचे पसर जाऊँगा। कहकर पराग खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर तुरंत उसे जैसे कुछ याद आया और वह मुंह पर हाथ रखकर बोला, अबे पराग बेटा, धीरे हंसना, वरना आंटी जाग जाएगी, फिर बड़ी पिटाई लगेगी। उसकी निश्चल हंसी से पारो के गालों पर भी मुस्कुराहट आ गई और काफ़ी देर तक उसके कानों में पराग की हंसी की खनक गूंजती रही थी। अभी पराग रजाई में ही दुबका था कि अचानक डोरबेल बजने से उसे उठना पड़ा, लेकिन अम्मा की मौजूदगी से वह शक पका गया कि अगर मकान मालकिन होगी तो वह उससे अम्मा के बारे में क्या कहेगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वह आंटी को अम्मा के बारे में क्या बताएगा। यही सब सोचते सोचते उसे दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर लगने लगी, मगर दरवाज़ा तो खोलना ही था। उसने धड़कते दिल से थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो सामने आंटी को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह मुंह फाड़े आंटी को ऐसे देखने लगा जैसे कोई भूत देख लिया हो, मगर वह कुछ कहता इससे पहले ही आंटी बोल पड़ी, पराग बेटा, मैं 10-15 दिन के लिए अपनी माँ के पास जा रही हूँ। पीछे से तू घर का अच्छी तरह ध्यान रखना, और काम वाली को मैंने कह दिया है वह रोज काम करने आएगी, मगर मेरे घर के बदले तेरे घर का काम करेगी और उतने दिन की तनख्वाह तू उसे देगा।
समझा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गया आंटी जी, आप आराम से जाओ, मैं पीछे से पूरा ध्यान रखूंगा घर का। आप इत्मीनान से मैके होकर आओ, मैं चलूँ बस स्टॉप तक छोड़ने? ना, तू परेशान ना हो, मैंने रिक्शा यहीं बुला लिया है। और सुन, रसोई घर खुला है, कोई भी सामान की ज़रूरत हो तो निकाल लेना, शर्माना मत। चल, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, रात को समय पर आना। जो मैंने सुना कि समय पर तू घर नहीं आया तो तेरे कान खींचने की बारी मेरी है, फिर समझा? चल, मैं चलती हूँ, अभी ठंड है, दरवाज़ा ठीक से बंद कर ले। कहकर आंटी पलट गई तो पराग ने राहत की सांस ली। उधर पारो ने भी रजाई में से जरा सा मुंह निकाल कर देखा तो उसकी भी जान में जान आई थी। पारो को पराग के साथ रहते 10 दिन हो गए थे। इन 10 दिनों में पारो 10 साल की खुशियां पा गई थी। इन दोनों में माँ को बेटा मिल गया था तो बेटे को माँ मिल गई थी। पारो दोनों समय का खाना बनाती थी और झाड़ू बर्तन का काम नौकरानी कर देती थी। पराग ने उसे भी समझा दिया था कि आंटी से अम्मा के बारे में कोई जिक्र ही ना करे। उधर धनुआ भी पलटकर माँ को ढूंढने या खोज खबर लेने नहीं आया था। इस बीच पराग को अपनी सारी आप बीती पारो सुना चुकी थी और पराग भी अपने बारे में पारो को सब कुछ बता चुका था। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन विधाता को शायद उनकी खुशी रास नहीं आ रही थी, या यूं कहें कि पारो का ही संसार से दाना पानी उठ चुका था। सो उसने ऐसी खाट पकड़ी कि फिर उठी ही नहीं और ऐसी बीमार पड़ी कि मर के ही निकली। जिस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली तो पराग का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने पारो का अंतिम संस्कार अपनी सगी माँ की तरह ही किया था। पारो के जाने से पराग फिर अकेला हो गया था। वह रोज अम्मा को याद करके रोता था। आज उसे अपनी पारो अम्मा की बहुत याद आ रही थी। वह आज पेन डायरी लेकर बैठा था। उसका मन कर रहा था कि वह पारो के बारे में कुछ लिखे तो शायद मन को उद्विग्नता कुछ शांत हो। उसने डायरी का पहला ही पन्ना खोला और उस पर लिखा, एक थी पारो। फिर वह पारो की यानी अपनी अम्मा की कहानी बड़े ही मनोयोग से लिखता चला गया। पारो को याद कर 2 आंसू मोती बनकर उसकी आंखों से छूकर पन्नों को भिगो गए थे और पारो कहानी बनकर आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी? मुझे ज़रूर बताना। अब मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तो तब तक अलविदा दोस्तों।